आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अरुण प्रधान से, जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा अधिकारी हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। हमें देखने में मिला है कि कोरोना काल के अंदर बहुत से लोगों के डायबिटीज़ हो गई है, यानी शुगर के मरीज़ हो गए हैं। और किन कारणों से हो गए हैं और एक शुगर के मरीज़ की क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। आप बताएं कि वस्तुस्थिति कोरोना काल के कारण डायबिटीज़ के पेशेंट नए पेशेंट बढ़े हैं या उन डायबिटीज़ के पेशेंटों में क्या स्थिति अपने को देखने को मिली है? देखने में यह आ रहा है रमन जी, कोरोना काल के बाद डायबिटीज़ में जो तेज़ी आई है या जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज़ थी वो और ज़्यादा बढ़ गई है। इसका जो कारण देखने में आ रहा है, कोरोना पेशेंट्स में स्टेरॉइड का यूज़ होना। स्टेरॉइड की वजह से उनकी डायबिटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी। तो ऐसे मरीजों में हमें देखना होता है कि उनमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि लंबे समय से स्टेरॉइड चल रहे हैं। यदि चल रहे हैं तो उनको धीरे धीरे कम करके बंद करना अनिवार्य होता है। ये तो बात बताइए आपने कोरोना मरीजों की, जो कोरोना जिनका नेगेटिव आया या पॉजिटिव आकर के नेगेटिव हो गए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में यह है कि सबसे पहले तो उनको सुबह खाली पेट की शुगर, फास्टिंग शुगर और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर पर नज़र रखनी होगी। किन लोगों को? जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जी। दूसरी बात, हमें ऐसे मरीजों में यदि वो असामान्य पाई जाती है, यदि खाली पेट की शुगर 110 से ऊपर है या खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 180 के ऊपर है, तो ऐसे मरीजों को जो पहले से ही जो दवाइयों पे हैं उसमें कुछ हमें फेरबदल करना होगा। प्लस उन्हें जो है दैनिक दिनचर्या के बारे में भी ध्यान देना होगा। दवाइयों के फेरबदल के अलावा ऐसी कौन सी सलाह देती हो जिससे कि मरीज को अपने रूटीन लाइफ को अपनाना चाहिए? देखिए अग्रवाल साहब, इसमें यह है कि पहली चीज़ मधुमेह के रोगियों में या डायबिटीज़ के रोगियों में यह है कि पहले तो उनको सबसे पहले अपना रूटीन ठीक करना होगा। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, नियमित 40 मिनट व्यायाम या आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। एक आप तरल पदार्थ या लिक्विड पदार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो। लिक्विड पदार्थों में ऐसे कौन से पदार्थ सर, इसकी भी व्याख्या करें सर? जी, मिल्क प्रोडक्ट या कोई जूस या क्या? नहीं, जूसेस के लिए नहीं कह रहा। इसके लिए आप जैसे पानी लें, पानी के अलावा आप छाछ ले सकते हैं, लस्सी नींबू ले पानी? सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। इस तरह का आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, और ये मिल्क प्रोडक्ट में दूध ले सकते हैं, लेकिन गाय का दूध में कम वसा युक्त दूध जिसमें फैट कम हो, ऐसा दूध उनको काम में लेना चाहिए और वो शुगर फ्री हो या शुगर नहीं डालें उसमें। तो सुबह से लेकर रात तक के आप थोड़ा दिनचर्या के बारे में ब्रीफ में व्याख्या कर दो। दिनचर्या में मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही सबसे पहले 40 मिनट की वॉक करें वो, फिर उसके पश्चात वो एक अपना जो है नाश्ता या ब्रेकफास्ट लेते हैं वो लें, उस टाइम की गोली लें। फास्टिंग शुगर पे ध्यान रखें, हफ्ते में 2 या 3 बार अपनी फास्टिंग शुगर चेक करें। खाना खाने के बाद लंच के 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करें। हर 3 महीने में वो अपनी HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कराएं। दूसरा, उनकी जो नींद है वो पूरी 6 घंटे की होनी चाहिए। एक स्ट्रेस फैक्टर को कम करने के लिए वो योगा या प्राणायाम का इस्तेमाल सहायता भी ले सकते हैं। जी जी जी। स्ट्रेस फैक्टर से डायबिटीज अमूमन बढ़ती है। बिल्कुल, आजकल जो डायबिटीज देखने में आ रही है उसमें स्ट्रेस फैक्टर काफ़ी देखने में आया है और काफ़ी कर्मचारियों में, काफ़ी जो अपना इस तरह के जो कंप्यूटर वर्कर्स हैं या अपने जो फर्म्स में हैं या अपना जो उनके स्ट्रेस लेवल होता है, कॉल सेंटर वर्कर्स हैं, उनमें काफ़ी देखने में आया है जिनका कि स्लीप टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब है। बहुत से लोग क्या होता है कि डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं मरीज, वो उनकी जब वो शुगर लेवल आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फिट आ जाती है तो वो सोचते हैं कि अब तो हम फिट हो गए हैं, दवाइयाँ छोड़ देते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में मेरी सलाह यही है उन पेशेंट्स को। कई बार कैसा होता है कि पेशेंट की शुगर बिल्कुल ठीक आ चुकी होती है, उसके बाद वो सीधा 1 साल या 2 साल बाद आता है जब उसकी शुगर 400 या 500 के लगभग क्रॉस कर जाती है। ये अक्सर देखने में आता है। तो मेरी वो यही सलाह है, 2 या 3 महीने में अपने निकट के फिजिशियन से, जिस भी डॉक्टर से वो आप सलाह ले रहे हैं डायबिटीज़ की, उनके संपर्क में रहें और डायबिटीज़ पे अपना कंट्रोल रखें, वो उस पर नज़र रखें। अच्छा, किसी पेशेंट की अगर शुगर 300 से ऊपर आप कह रहे हैं 400 हो जाती है, तो ऐसे कौन से अंगों पे अचानक दुष्प्रभाव पड़ता है जो कि पता ही नहीं चलता? शुगर की वजह से जो अंग
जिनको कि प्रभाव पड़ता है उसमें अपनी आईज है, इसको हम डायबिटीज रेटिनोपैथी कहते हैं। तो वो कैसे पता चलता है उसके डायबिटिक लिए रेटिनोपैथी का? पेशेंट मरीज जो है कंप्लेन करता है कि मेरे को साफ धुंधलापन दिखाई देता है अच्छा। आंखों में। एक डायबिटीज न्यूरोपैथी होती है, इसमें आपको पैरों की नसों में झंझनाहट होना, अच्छा। कंपन होना, ये सब होता है। एक यूरिन आउटपुट कम होता है, पेशाब का कम आना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको मतलब पेशाब को कम आना Yes. इसका एक लक्षण है। ये डायबिटीज यदि अनकंट्रोल्ड है तो वो किडनी पर विशेष रूप से प्रभाव डालती है, और हमारे इंडिया में देखने में आ रहा है काफ़ी किडनी डैमेज डायबिटीज के अनकंट्रोल होने की वजह से हो रहा है। तो बड़ी गंभीर चिंता का विषय है डॉक्टर साहब। इसलिए मैं आप सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी मरीजों को कि आप डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे तो आप शरीर के अन्य अंगों को भी बचाव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये पूछना चाहूँगा, मान लो जिन लोगों को ये सिम्टोमेटिक जो आप बताए हैं, आपने दुष्परिणाम सामने आने लग गए हैं, तो ये डायबिटीज़ कंट्रोल होने से क्या रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है? इसमें से कुछ तो यदि लंबे समय से शुगर अनियंत्रित है तो ऐसे मरीजों में जिसमें क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा चला गया है तो उनमें तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है वापस से रिवर्सिबल करना। रेटिनोपैथी के बारे में? रेटिनोपैथी के बारे में ये है कि हम उसके लिए यदि एक बार हो जाता है तो उसके लिए हम एज ए फिजिशियन तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसको परामर्श जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से ही लिया जाता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से। किस ग्रेड का है, यस, किस ग्रेड की रेटिनोपैथी। अच्छा, और जो पैरों में जंजाल न्यूरोपैथी में? न्यूरोपैथी के लिए भी हम उनको प्रिवेंशन के लिए कुछ मल्टीविटामिन या न्यूरोपैथी को प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन देते हैं। यदि उसके लिए भी उनको नहीं होता तो बाद में कुछ अदर इन्वेस्टिगेशन उसमें करवाए जाते हैं और एक न्यूरो फिजिशियन की राय उसमें ली जाती है। तो इन दोनों स्थितियों से आदमी रिकवर